हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यूपीपीएससी विथ अमित में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने मॉडर्न हिस्ट्री से अपने सब्जेक्ट की शुरुआत की है, हिस्ट्री की, जिसमें हमने पहला चैप्टर पूरे डिटेल के साथ पढ़ चुका है। उसमें हमने पढ़ा कि कैसे कैसे विदेशी कंपनियां भारत में आई और अपना कारखाना स्थापित किया। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है अंग्रेज़ों के अधीन भारत में हुआ संवैधानिक विकास। यानी जब अंग्रेज़ भारत में थे तो उनके द्वारा कौन कौन सा संवैधानिक विकास किए गए, आज का हमारा ये टॉपिक है। हम लोग पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आप लोग बस भरोसा करके हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, आप लोग बहुत ही लाभान्वित होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अंग्रेज़ों के अधीन भारत में हुआ संवैधानिक विकास। तो इसको हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला भाग है कंपनी के अधीन हुआ संवैधानिक विकास। दूसरा भाग है ब्रिटिश क्राउन के अधीन हुआ संवैधानिक विकास। तो कंपनी के अधीन हुआ संवैधानिक विकास में क्या देखना है हम लोगों को? इसमें सबसे पहले देखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद 1784 का ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट जो आया था उसको देखेंगे। इसके बाद 1786 और 1793 का चार्टर एक्ट एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 के चार्टर एक्ट, इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट और इसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद एक ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ है इसमें देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये हम लोग पूरा डिटेल से कम 2 क्लास में देखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होगा कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास हुए में सबसे पहले देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था उसके बारे में। इसके बाद 1781, फिर 1784, फिर 1783, 1786, फिर 93, ऐसे ऐसे हम लोग इसको देखेंगे। चलिए तब देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसके सामान्य परिचय को हम लोग देखेंगे। इसमें जो प्रमुख प्रावधान या विशेषताएं हैं इसको देखेंगे। इसकी समीक्षा करेंगे यानी आलोचना करेंगे और इसमें क्या महत्व है और क्या इसका उपयोगिता है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का सामान्य परिचय या पृष्ठभूमि को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्लासी और बक्सर के युद्ध के जीतने के बाद बंगाल में अंग्रेज़ों ने द्वैध शासन को लागू करके भारत में लूटपाट युग की शुरुआत की। इसके द्वारा बड़े पैमाने पर भारत में स्थित गंगा नदी के किनारे का धन इंग्लैंड में स्थित टेम्स नदी के किनारे की तरफ गया। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्यवादी अभियानों में लगी रही और अपने कर्मचारियों को वेतन और भत्ता भी प्रदान करती रही। लेकिन इन्हीं कारणों से जब ये अपने कर्मचारियों को वेतन और भत्ता प्रोवाइड करती रही तो इन कारणों से कंपनी जो है उसको बड़े पैमाने पर व्यापारिक घाटा भी हुआ था। अर्थात कंपनी को आय के मुकाबले व्यय ज़्यादा करना पड़ा, यानी आय कम आ रहा था और व्यय ज़्यादा हो रहा था। तो इससे कंपनी 1772 के पूर्व दिवालिया
दिवालिया यानी पागल होने के कगार पर आ गई। फलता कंपनी ने ब्रिटिश सरकार के सामने ऋण के लिए अप्लाई किया, जिस वजह से प्रसिद्ध ब्रिटिश सांसद लॉर्ड नॉर्थ के अधीन एक गुप्त समिति और एक प्रवर समिति का गठन किया गया। तब किसके लिए? जो लोन के लिए इन्होंने ऋण के लिए अप्लाई किया, उसके लिए ब्रिटिश सांसद जो लॉर्ड नॉर्थ ने समिति बनाई, जिसका नाम था गुप्त समिति और प्रवर समिति। इसके अंतर्गत उन्होंने ऋण दिया होगा। तो ये बनाने के बाद इसी कंपनी ने वर्ष 1772 ईस्वी में इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर एक विधेयक ब्रिटिश संसद में लाया। यानी जो प्रवर समिति और गुप्त समिति है, इसी का जो रिपोर्ट था, इसी को आधार बनाकर विधेयक में ब्रिटिश संसद में लाया गया। जब यह विधेयक पारित हो गया, तब इसी को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नाम दे दिया गया। यानी इसी को क्या नाम दे दिया गया? इसी रिपोर्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नाम दे दिया गया। इसे रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रिटिश संसद में पहली बार भारत में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित अर्थात रेगुलेट करने का कार्य किया गया था। इसके बाद देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान क्या थे। इस एक्ट के निम्नलिखित प्रावधान देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय। कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय, इसमें हम लोग देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन वर्ष 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन वर्ष 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया जो था वो कौन था? एलिजा एम्पेप को बनाया गया और इसकी सहायता के लिए 3 सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। वो 3 सहायक न्यायाधीश कौन थे? तो पहला था चैम्बर, दूसरा था लिमेस्टर और तीसरा था हाइड। दोस्तों, इसको याद करने के लिए हमने एक बढ़िया ट्रिक बनाया है, आप लोग इसको देख लीजिए। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है, तो इसको आप लोग कह सकते हैं चलिया। किसी से, जैसे अपने दोस्त या किसी से आप कह सकते हैं कि चलिया भैया कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में, तो चा से हो जाएगा चैम्बर, ला से हो जाएगा लिमिस्टर और हा से हो जाएगा हाइड। इसके बाद एक गवर्नर जनरल परिषद की गठन हुआ। तो 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और इस पद पर सर्वप्रथम बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया। यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक गवर्नर जनरल परिषद का निर्माण किया गया। इसमें कुल 4 सदस्य थे, सदस्यों की संख्या 4 थी। जहाँ पर जी लिखा रहेगा उसका मतलब क्या है? गवर्नर जनरल। और इनकी 4 सदस्य थे, तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर याद करिए। पहला था फ्रांसिस, दूसरा था क्लेवरिंग, तीसरा था वारवेल और चौथा था मानसन। फ्रांसिस, क्लेवरिंग, वारवेल और मानसन, ये गवर्नर जनरल परिषद के कुल 4 सदस्य जो थे यही थे।
गवर्नर जनरल की इस परिषद को बहुमत के आधार पर निर्णय लेना होता था। इसमें फ्रांसिस जो था वो वारेन हेस्टिंग का धुर विरोधी था। यह इंग्लैंड से आकर परिषद के सदस्य के रूप में अपना कार्यभार भारत ग्रहण किया था। यानी फ्रांसिस जो था वह वारेन हेस्टिंग का एक विरोधी था और धुर विरोधी था, मतलब बहुत ज़्यादा विरोध करता था। और यह जो है ये इंग्लैंड से आकर परिषद में भारतीय परिषद के सदस्यों के रूप में अपना कार्यभार भारत में ग्रहण कर रहा था, जबकि अन्य तीनों सदस्य में भारत में ही मौजूद थे। अन्य 3 सदस्य जो थे वो भी भारत में ही मौजूद थे। और वारवेल जो था, वारवेल ये हेस्टिंग का धुर समर्थक था। यानी बहुत बड़ा समर्थक कौन था? वारवेल हेस्टिंग का। तो इसमें जो अन्य प्रावधान किए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, अब हम लोग उस पर विचार करेंगे। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी को मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी पर वरीयता दी गई। यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी को सबसे ऊपर रखा गया और उसके अधीन ही मद्रास प्रेसिडेंस और बम्बई प्रेसिडेंस रही। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें है, इसी एक्ट के द्वारा निदेशक मंडल जो बनाया गया था उसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। अब प्रतिवर्ष 1/4 सदस्यों को पदयुक्त और इतने ही सदस्यों को प्रतिवर्ष पद मुक्त किया गया। तो ये आपसे पूछता है कि किस समय निदेशक मंडल में जो सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता था उसको बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया। तो आपका आंसर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट की समीक्षा या कमियां क्या थी? तो इस एक्ट में व्याप्त 200 के आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है। ऐसा माना गया है कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में एवं कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय एवं गवर्नर जनरल की परिषद में गतिरोध बढ़ा था। इसी प्रकार का गतिरोध बम्बई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी देखने को मिला था। क्योंकि इन प्रेसिडेंसियों के अधिकारों एवं शक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया था। इसके बाद है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने पहली बार कंपनी के कार्यवाहियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किया। कार्यवाहियों यानी जो कार्य करते थे उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही द्वारा। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भ्रष्टाचारियों एवं स्वच्छचरिता पर निरंकुश लगाया गया था। अर्थात कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसी अधिनियम द्वारा भारत में विधि के विकास का दरवाज़ा खुला और निरंतर 1947 तक अंग्रेज़ों के अधीन गतिशील रहा। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा अगला अधिनियम 1781 का चार्टर एक्ट। 1781 का चार्टर एक्ट। इसमें सबसे पहले देखना है 1781 के चार्टर एक्ट में। इस चार्टर एक्ट द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त गंभीर दोषों को समाप्त करने का कार्य किया गया। इसके दोषों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सांसद एडमंड बर्क को एक
वर्ग के अधीन एक प्रवर समिति का गठन किया गया था। इस प्रवर समिति का रिपोर्ट जब ब्रिटिश संसद में एक विधेयक बनाकर पारित कर दिया गया, तब इसी को 1781 का चार्टर एक्ट कहा गया। इसमें वर्णित प्रावधान मुख्यतः बंगाल से संबंधित थे, इसीलिए इसे बंगाल का कानूनी अधिनियम कहा जाता है। तो बंगाल का कानूनी अधिनियम किस चार्टर एक्ट को कहा जाता है? तो इसमें उत्तर होगा 1781 के चार्टर एक्ट को कहा जाता है। कलकत्ता की सरकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि जो कलकत्ता की सरकार थी वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाएगी। इसके द्वारा गवर्नर जनरल द्वारा बनाई गई विधि अब कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के शासकीय कार्यों पर लागू नहीं होगी, अर्थात कंपनी के कर्मचारी जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट के विधि से मुक्त हो गए। राजस्व मामलों के निपटारे के लिए राजस्व मंडल या राजस्व परिषद का गठन किया गया। कब? 1781 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके बाद देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के पूर्व इंग्लैंड की लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स की सरकार ने इंग्लैंड में लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड फॉक्स की सरकार ने भारतीय मामलों से संबंधित एक विधेयक ब्रिटिश संसद में लाया था, लेकिन यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। इससे ब्रिटेन की यह मिलीजुली सरकार जो थी पहली बार भारतीय मामलों पर गिर गई। इसके बाद में ब्रिटिश सांसद लॉर्ड पिट्स ने ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तावित किया। इसी को हम कालांतर में जाकर पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। तो ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें गवर्नर जनरल परिषद की संख्या को घटा दिया गया था और 4 से 3 कर दिया गया? तो वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके द्वारा नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक नवीन संस्था की स्थापना की गई। इसमें कुल 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक नवीन संस्था की स्थापना की गई जिसमें कुल 6 सदस्य थे और इसका मुखिया ब्रिटिश सरकार से संबंधित होता था। इस प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का जो कार्य ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ किया था, अब वह बड़े पैमाने पर दिखने लगा। इसी अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल जो था और नियंत्रक मंडल नामक दोनों संस्थाओं से भारत में द्वैध शासन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया। द्वैध शासन की प्रक्रिया भी शुरू की गई। अब आता है 1786 और 1793 का चार्टर एक्ट। 1786 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को भारत में सेनापति का पद भी दे दिया गया था। इसके बाद 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में आने वाले अन्य गवर्नर जनरलों को यह पद दिया जाता रहा। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा ही निदेशक मंडल के सदस्यों को भारत में राजस्व से वेतन देना प्रारंभ कर दिया। भारतीय राजस्व से वेतन देना प्रारंभ कर दिया।
इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक, कौन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए भारत में और बढ़ा दिया गया, जबकि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जबकि चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के पास बना रहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके द्वारा सर्वप्रथम 1 लाख रुपए का बजट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। यह बजट शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए बनाया गया था। इसके द्वारा मतलब 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसी के द्वारा विदेशी नागरिकों को भारत में बसने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। लाइसेंस अनिवार्य कर दिया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिल गई इसी एक्ट के द्वारा। अब आता है 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के ऊपर बेंथमवादी या उपयोगितावादी दार्शनिकों कौन कौन थे ये, J.S. मिल और जेम्स मिल एवं जर्मनी के महान विचारक कार्ल मार्क्स का प्रभाव दिखाई पड़ता है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बेंथमवादी एवं उपयोगितावादी दार्शनिकों जैसे J.S. मिल और जेम्स मिल एवं जर्मनी के महान विचारक कार्ल मार्क्स का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए भारत में और बढ़ा दिया गया, लेकिन कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। एकाधिकारों को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। अब चाय और चीन के साथ का व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। इसी के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस पद पर सर्वप्रथम विलियम बेंटिंक को नियुक्त किया गया। तो कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल पद स्थापित किया गया? तो वह कौन था? 1833 का चार्टर एक्ट। इसी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम एक विधि आयोग का गठन किया गया और इसका मुखिया लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। इसी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम एक विधि आयोग का गठन किया गया और इसका मुखिया किसे बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। इसी अधिनियम के द्वारा धारा 17 भारत से सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। या सती प्रथा को भारत से कब समाप्त किया गया? तो वो था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा और धारा 17 के द्वारा। सती प्रथा क्या है आप लोग जानते हैं? तो सती प्रथा जो होता है, जैसे किसी औरत का पति मृत्यु हो गई है, किसी औरत के पति का मृत्यु हो गया हो, तो जो वो औरत विधवा हो जाती थी, विधवा औरत अपने मृत पति की चिता पर अपना बलिदान दे देती थी। ये हमारे भारत में एक बहुत ही कुष्ठ प्रकार की प्रथा चल रही थी। इसको 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसी के द्वारा सरकारी सेवा में जाति, संप्रदाय व लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। इसी एक्ट के द्वारा
इसी एक्ट यानी 1833 के द्वारा दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। अब दास प्रथा आप लोग जानते होंगे, दास प्रथा मतलब सीधे अर्थ इसका निकालें तो जो व्यक्ति अपने मालिक की सेवा बिना वेतन से करता हो, यानी बंधुआ मजदूर एक प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, बिना वेतन या कम वेतन से करता हो, उसी को दास प्रथा कहते हैं, या हम लोग इसी को गुलाम भी कह सकते हैं। दास प्रथा को भी समाप्त करने की बात कही गई थी लेकिन हुई थी नहीं। लेकिन वर्ष 1843 में नियम 5 रूल 5 के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। तो दास प्रथा अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? नियम 5 के द्वारा 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने। इसी द्वारा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में एक चौथा सदस्य जोड़ा गया, यानी इसके पहले जो हम देखे थे तो 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था, उसी को फिर से जोड़ दिया गया। लेकिन यह पूर्ण सदस्य नहीं था, इसे मत देने का अधिकार नहीं था, इसे वोट देने का अधिकार नहीं था। अब आता है 1853 का चार्टर एक्ट, जो कि आज के क्लास का हमारा अंतिम चार्टर एक्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग 1858 के भारत शासन अधिनियम को शुरुआत करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ लेंगे, जो कि कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास है, आज के ये 1853 के द्वारा। फिर 1858 से 1947 तक हम लोग अगले क्लास में लेंगे, जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन विकास हुआ था। (1853) का चार्टर एक्ट। इसी चार्टर एक्ट के द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और इनकी नियुक्ति अब एक प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा किया जाना था। निदेशक मंडल जो था इनकी सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और अब इनकी नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम संचालित किया जाने लगा। ये किसमें किया गया? 1853 के चार्टर एक्ट में। प्रारंभ में यह परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी। इसी को हम इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS के नाम से जानते हैं। वर्ष 1863 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, पहले भारतीय ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस बने थे। भारतीय ICS कौन बने पहले? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 ईस्वी में। इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल चौथे सदस्य को पूर्ण सदस्य बना दिया गया। इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार एक विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें कुल 12 सदस्य थे। इसी के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत में आपके शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार जो थी, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को चेतावनी दी कि आपका शासन जो है भारत में कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये आज की हमारी वीडियो थी, जो कि कंपनी की अधीन जो संवैधानिक विकास किया गया उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अगर वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर ज़रूर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।